नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। रामगढ़ विधानसभा सीट पर आज मतदान है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए 278 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 20 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होगा। 2.35 लाख से ज्यादा वोटर करेंगे मतदान का इस्तेमाल। 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल रहेंगे तैनात। ईवीएम वीवीपैट के जरिए होगी वोटिंग। कांग्रेस से साफिया जुबैर खान, बीजेपी से सुखवंत सिंह मैदान में है। बीएसपी ने जगत सिंह को मैदान में उतारा है। तो बीएसपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद स्थगित हुए थे चुनाव। पिछले साल 7 दिसंबर को लक्ष्मण सिंह का हुआ था निधन। 31 जनवरी को आएगा रिजल्ट। 31 जनवरी को रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा। और आज ये बड़ी खबर है कि आज सबकी नजर रहेगी। विधानसभा की एक सीट के लिए आज उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होगी। मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं 278। 20 प्रत्याशी भाग का फैसला होगा। चुनाव मैदान में है। करीब 2.35 लाख वोटर्स अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे और 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। ईवीएम वीवीपैट के जरिए वोटिंग होगी और जो मेन फेस है वो कांग्रेस की तरफ से साफिया जुबैर खान है। बीजेपी से सुखवंत सिंह मैदान में है, जबकि बीएसपी ने जगत सिंह को मैदान में उतारा है। बीएसपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिए गए थे और पिछले साल 7 दिसंबर को लक्ष्मण सिंह का निधन हुआ था। आपको बता दें, इसके जो नतीजे हैं वो 31 जनवरी को आएंगे। तो विधानसभा की एक सीट के लिए आज मतदान होगा। आपको बता दें कि ये मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चुनाव मैदान में 20 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि उसके लिए तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम, 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है और ईवीएम वीवीपैट के जरिए वोटिंग होगी। और इस पूरे चुनाव में जो फेस हैं उनमें से कांग्रेस की तरफ से साफिया जुबैर खान को उतारा है कांग्रेस ने। बीजेपी से सुखवंत सिंह मैदान में है, तो वहीं बीएसपी की तरफ से जगत सिंह को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि जो बीएसपी के प्रत्याशी थे लक्ष्मण सिंह, उनका निधन हो गया था, जिसकी वजह से ये चुनाव जो है पोस्टपोन कर दिया गया था। 7 दिसंबर को लक्ष्मण सिंह का निधन हुआ था। और आपको बता दें कि आज ही 31 जनवरी को नतीजे आएंगे इसके। तो सीएम गहलोत का वागड़ दौरा आज दूसरे डूंगर के दौरे पर रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत गालियाकोट के प्रसिद्ध पीर फखरुद्दीन की दरगाह में जियारत करेंगे। शीतला माता मंदिर में भी जाएंगे गहलोत। कुआं गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शिरकत करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का वागड़ दौरे का आज दूसरा दिन है। डूंगरपुर के दौरे पर सीएम गहलोत हैं और गलियाकोट की प्रसिद्ध जो पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, सीएम गहलोत वहां जाएंगे, जियारत करेंगे। साथ में शीतला माता मंदिर में भी जाएंगे और इसके साथ कुआं गांव में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है, वहां भी वो शिरकत करेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का वागड़ दौरा। और इस खबर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कपिल श्रीमाली, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कपिल, ये बताइए कि क्या कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन है सीएम गहलोत का। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर संभाग दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में दूसरे दिन की शुरुआत बांसवाड़ा से कार से रवाना होकर अशोक गहलोत करेंगे और वे बांसवाड़ा से आज डूंगरपुर जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे, जहां पर सबसे पहले गलियाकोट जो कि एक प्रसिद्ध वहां पर पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, वहां पर जियारत करेंगे और इसके साथ ही शीतला माता मंदिर के भी दर्शन करेंगे। अशोक गहलोत का काफिला कुआ गांव में पहुंचेगा, जहां पर
कार्यकर्ताओं का सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वे कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार कर पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने के बाद में पहली बार मेवाड़ वागड़ दौरे पर आए। ऐसे में वे अपनी इस यात्रा को कार से इसलिए भी कर रहे हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधा मिल पाए। तो यही वजह है कि जब वे उनका काफिला बांसवाड़ा से डूंगरपुर होते हुए उदयपुर तक पहुंचेगा तो इस दौरान रास्ते में दर्जनों जगह बड़ी तादाद में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और अशोक गहलोत भी अपना उनका जो अंदाज है, एक एक जगह रुकेंगे, सभी से मुलाकात करेंगे और जो अभिवादन करने के लिए लोग खड़े हुए उनका अभिवादन स्वीकार भी करेंगे। तो कपिल, ये शीतला माता मंदिर के भी जाने का उनका वो प्रोग्राम है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी तक जो कार्यक्रम है उसके अनुसार गलियाकोट की दरगाह में जाएंगे और शीतला माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे। जी, शुक्रिया कपिल जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी आज गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को प्रदेश में तत्काल आरक्षण देने के साथ बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए का भत्ता देने की मांग करेगी और प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो बीजेपी का आज गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का प्रदेश भर में तत्काल आरक्षण देने के साथ बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपए का भत्ता देने की मांग करेगी और प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया जाएगा। पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में जनता की हमदर्दी हासिल करने और गहलोत सरकार को उसके वादे याद दिलाने के मकसद से प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी नेता गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक नजर आ रही है और गहलोत सरकार के खिलाफ आज मोर्चा खोलेगी प्रदेश भर में। और अब बात करते हैं स्वाइन फ्लू के कहर की, जो थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा 72 तक पहुंच चुका है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 1900 के करीब जा रही है। इसके अलावा लगातार नए केस भी सामने आ रहे हैं। जयपुर में 41, उदयपुर में 6, जोधपुर बाड़मेर में 5 और बीकानेर में 4 केस सामने आए हैं। तो लगातार स्वाइन फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है और जो सरकार के तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी दावे किए जा रहे हैं, वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, वो फेल नजर आ रहे हैं और लगातार स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। साथ में मौतों का जो आंकड़ा है वो भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि 70 के पार जो मरने वालों की संख्या पहुंच चुकी है और वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी 1900 के करीब जा पहुंची है। तो प्रदेश भर में सर्दी ने फिर से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बेमौसम बारिश के बाद से तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद से सर्दी का सितम बढ़ गया है, जिससे लोग ठंड के कहर से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है और इसकी वजह से तमाम दिक्कतें पेश आ रही हैं आम लोगों को। तो सर्दी के चलते स्कूलों का टाइम भी जो है बदला हुआ है। जयपुर जिले के सभी स्कूल 9:30 बजे से खुलेंगे। कलेक्टर के आदेश पर ये स्कूलों का समय बदला गया है। कलेक्टर ने सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं। तो सर्दी का जो साइड इफेक्ट है वो स्कूलों पर भी पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आम जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया है, लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट है, सतर्क है और इसी को लेकर जो स्कूल की टाइमिंग है उसको भी चेंज किया है और सभी स्कूलों को निर्देश भी दे दिया है कि सभी स्कूल जो है 9:30 बजे से खोले जाएं। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़े हैं राकेश गुसाई, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश, ये बताइए कि स्कूल की टाइमिंग भी बदल गई है, सर्दी का सितम लगातार जारी है, क्या अपडेट है?
देखिए, जिला कलेक्टर को मौसम विभाग द्वारा ये सूचना दे दी गई थी कि सर्दी रुकने का नाम नहीं लेगी, आने वाले समय में सर्दी और बढ़ेगी और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने भी इसको बड़ी गंभीरता से लेते हुए स्कूल का टाइम बदल दिया। हमने 2 दिन पहले जब इस चीज को लेकर खबर बनाई थी कि सर्दी जिस हिसाब से पड़ रही है, क्योंकि एकदम से बरसात हुई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शहर में चल रही थी, उसके बाद में सुबह बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी आएगी, उसी के कारण जिला प्रशासन ने यह स्टेप लिया और मौसम विभाग से संपर्क करके तत्काल प्रभाव से स्कूल के बच्चों का जो टाइम है उसको 9:30 बजे कर दिया गया। बहरहाल मौसम विभाग की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले और कुछ दिनों में सर्दी बढ़ सकती है, इसलिए कम से कम अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए। बुजुर्ग और बच्चे, खास तौर से बुजुर्ग और बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि वो लोग कम से कम सर्दी से बचाव करते रहें, अलाव का सहारा लेते रहें या फिर गर्म कपड़े पहने रहें और सर्दी में बाहर ना निकलें। जिन्हें अस्थमा है वो कम से कम मॉर्निंग वॉक पर निकलें सुबह के समय में, सो कि टेम्परेचर के साथ साथ में तापमान में भी काफी गिरावट देखी गई है। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या ये मौजूदा समय के अंदर इस कोहरे के कारण जो आ रही है वो आ रही है रोड मार्ग द्वारा, कि जो कि परिवहन के लिए जो बसें जा रही हैं उन बसों को वापस आने में बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि देर रात और अल सुबह के समय में जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो कोहरे के कारण बहुत डिले हैं। वही एज इट इज स्थिति रेलवे की बनी हुई है, रेलवे में प्रॉपर समय पर ट्रेनें नहीं पहुंच पा रही हैं, ट्रेनें काफी लेट हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए एयरपोर्ट पर, तो जयपुर एयरपोर्ट पर भी डाइवर्जन निरंतर जारी है। फॉग होने से प्रॉपर क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, यही कारण है कि एटीएस लैंडिंग होने की बात नहीं कह रहा है और यही परेशानी आ रही है कि एरोप्लेन्स को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ये कमोबेश हालात पूरे प्रदेश के हैं, पर इस चीज से भी नकारा नहीं जा सकता कि सर्दी के कारण स्वाइन फ्लू अपनी चरम पर है और स्वाइन फ्लू के कारण बड़ी संख्या के अंदर लोग इस समय कैजुअल्ड हुए हैं। इसके अलावा कई लोग पॉजिटिव भी पाए गए हैं। चिकित्सा विभाग अपने स्तर के ऊपर जो भी प्रयास हो सकते हैं वो कर रहा है, लेकिन एहतियात आम जन को बरतने की बेहद और बेहद जरूरत है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, इस प्रकार के रोगियों से दूर रहें, जिन्हें जुकाम खांसी है उन लोगों से कम दूरी बनाए रहें और अधिक से अधिक अपने हाथ धोकर अपने आप को बचाव करते रहें। जी कपिल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सर्दी का सितम जारी है, स्वाइन फ्लू इसकी वजह से एक बड़ा फैक्टर भी है और आम जनजीवन भी पूरी तरह से व्यस्त है। बढ़ते हैं अगली खबर पे। न्यूजीलैंड भारत के बीच तीसरा वनडे, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे वनडे से धोनी बाहर और पांड्या और कार्तिक को मौका मिला है। तो आपको ये अपडेट अभी की बता दें कि न्यूजीलैंड भारत के तीसरा वनडे है वो शुरू हो चुका है, टॉस हो चुका है, न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे वनडे में धोनी बाहर रहेंगे और पांड्या और कार्तिक को मौका मिला है। तो आपको बड़ी खबर बता दें और इस वक्त की अपडेट बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो तीसरा वनडे है वो शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और जो फैंस के लिए जो एक झटका है धोनी के फैंस के लिए कि वो धोनी तीसरे वनडे से बाहर है, हालांकि पांड्या और कार्तिक को जरूर मौका मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नागौर दौरा सलासर सड़क परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 637 करोड़ की लागत से बनी सड़क परियोजना, केंद्रीय विद्यालय की रखेंगे आधारशिला। 28 करोड़ की लागत से बनेगा केंद्रीय विद्यालय। मेगा रोजगार मेले का भी करेंगे शुभारंभ। तो नितिन गडकरी नागौर दौरे पर रहेंगे और नागौर सलासर सड़क परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। साथ में 637 करोड़ की लागत से ये सड़क की परियोजना है, केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे जो 28 करोड़ की लागत से बनेगी। साथ ही मेगा रोजगार मेले का भी वो शुभारंभ करेंगे। तो जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के उप कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आईआरएस अधिकारी को घूस लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी अधिकारी के घर से मिला 2.30 करोड़ कैश, 82 प्लॉट, 25 दुकानों, फ्लैट और पेट्रोल पंप के दस्तावेज। राजस्थान के कोटा एसीबी से शुरू हुई कार्रवाई
रविवार को जयपुर तक पहुंच गई। कोटा में नारकोटिक्स के एडिशनल कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कल कोटा एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा था। शुरुआती पूछताछ में जब खुलासा होने लगा और परतें धीरे धीरे खुलने लगी तो पता चला सहीराम मीणा का मामला 1 लाख से 20 करोड़ तक पहुंच गया। 2 करोड़ 35 लाख तो नकद प्राप्त हुआ है, 6.25 लाख के जेवर मिले हैं, 106 आवासीय भूखंड हैं जिनमें से 23 इन पति पत्नी के नाम है, पिता और पुत्र के नाम है। मतलब सहीराम मीणा के खुद के नाम से 23 भूखंड है, अपने बेटे के नाम से 23 भूखंड है, उनकी पत्नी के नाम से 42 भूखंड है और इनके अलावा कुछ और भूखंड 2-2, 4-4 अलग अलग जगहों पे, कुल मिला के 106 रहायशी भूखंड है। एसीबी के मुताबिक सहीराम मीणा के पास जयपुर शहर में 82 प्लॉट, लगभग 3 बीघा जमीन, घर से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। इसके अलावा करोड़ों की ज्वेलरी, जयपुर में फ्लैट और करोड़ों के बंगले का पता चला। सहीराम मीणा से ज्यादा पूछताछ में और संपत्ति का ब्यौरा मिलने की बात कही जा रही है। जयपुर की शंकर विहार कॉलोनी में सहीराम मीणा के आलीशान बंगले में उनके बेटे और बहू के पास अकूत संपत्ति मिली है। एसीबी की टीम इस बंगले में सुबह घुसी थी और हिसाब लगाते लगाते एसीबी को रात के 12 बज गए। एसीबी एसपी ने न्यूज 18 को संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि सहीराम मीणा के बेटे से पूछताछ और दस्तावेजों के आधार पर लगभग 20 करोड़ की अकूत संपत्ति मिलने की आशंका जताई जा रही है। 26 तारीख को बुलाया था अपने कोटा स्थित आवास पर। इस सूचना पर हमने यहाँ से विक्रम सिंह को मैं उनकी टीम के रवाना कर दिया था, जो हमारी टेक्निकल सर्विलांस भी करते हैं। हमारी टेक्निकल टीम से उनका समन्वय रहेगा, इसलिए उनको वहाँ भेज दिया था। और कोटा में सुधीर चौधरी जो हमारे एसपी हैं, उनके सुपरविजन में चंद्रशील एडिशनल एसपी की टीम को तैयार कर दिया गया था। और जैसे ही कमलेश ने वहाँ पहुँच करके उनको रुपए डिलीवर किए थे 1 लाख, सहीराम मीणा डिप्टी कमिश्नर को, जो हमारे एक्यूज्ड हैं अब, तो उन दोनों को वहीं मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया था। रुपए बरामद हो गए थे। एसीबी की टीम के अनुसार अभी लॉकरों की जांच बाकी है। माना जा रहा है कि लॉकरों से बड़ी नकदी और जेवरात मिल सकते हैं। एसीबी के अधिकारी जयपुर में सहीराम मीणा से पूछताछ कर सकते हैं। उम्मीद है कि एसीबी को आने वाले समय में और संपत्ति का ब्यौरा मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। रैंप पर हसीनाओं का जलवा तो अक्सर देखा होगा आपने। देखिए डॉग्स का वाव। लोगों में डॉग्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से इस डॉग शो का आयोजन किया गया। शो में करीब 28 नस्ल के डॉग्स ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में रैंप पर वॉक करते ये डॉग्स सबके आकर्षण के केंद्र बन गए। शो में शामिल हुए लोगों ने शो को जमकर सराहा। लोगों ने जैसे कई बार फैशन शोज ह्यूमन बीइंग के सबके देखे हैं, लेकिन इस बार अपने आप में डॉग्स के प्रति जो फैशन शो किया जा रहा है वो अपने आप में एक अच्छा एहसास दिलाता है और लोगों को एक जागरूक करता है कि हाँ भाई, हमें पेट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और इनको अच्छे से रखना चाहिए। हमारे डॉग शोज में बहुत सारी एंट्रीज हुई है, बहुत सारे डॉग्स आए, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि डॉग्स की अवेयरनेस फैले और स्ट्रीट डॉग्स को भी इनमें इन्वॉल्व करना चाहिए। शो में बेस्ट डॉग को पेट फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयोजक शक्ति सिंह ने बताया कि आमतौर पर डॉग्स को लेकर कोई शो नहीं होते, ऐसे में उन्होंने इस इवेंट को करने का सोचा। प्रेम को जागृत करना, उसको बढ़ावा देना और से नो टू क्रूएल्टी, एनिमल के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करें, ये मैसेज देना इसका मुख्य आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। और इसके अंदर लगभग 28 नस्ल की डॉग्स ने पार्टिसिपेट किया है। शो का मकसद था लोगों में डॉग्स के प्रति जागरूकता पैदा करना। उम्मीद है इस शो के जरिए इन बेजुबान जानवरों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता जरूर पैदा होगी। सतीश शर्मा, न्यूज 18 उदयपुर। जयपुर में जेएनयू हॉस्पिटल और भारतीय जैन संगठन ने
रविवार से निःशुल्क मेगा प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आगाज किया। 30 जनवरी तक चलने वाले इस कैंप में जर्मनी और अमेरिका से आए 9 प्लास्टिक सर्जन समेत 29 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम रोगियों का इलाज करेगी। जयपुर के जेएनयू हॉस्पिटल और भारतीय जैन संगठना आर्थिक रूप से पिछड़े रोगियों के लिए निःशुल्क मेगा प्लास्टिक सर्जरी कैंप का आयोजन किया है। रविवार को मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने कैंप का उद्घाटन किया। पहले ही दिन करीब 800 मरीजों की निःशुल्क जांच का दावा किया गया। कैंप में 100 से ज्यादा रोगियों का ऑपरेशन किया जाएगा। लगभग 800 पेशेंट की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उसमें जो भी उपयुक्त पाए जाएंगे सबको ऑपरेट किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर तालू चिपकना, होंठ कटे होना और ये जन्मजात जो विकृतियां कई बार आती हैं उनका समाधान गरीब जो पॉपुलेशन है, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, उनके लिए दिक्कत होता है क्योंकि ये महंगा प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन होते हैं। 30 जनवरी तक चलने वाले सर्जरी कैंप में जर्मनी और अमेरिका से आए 9 प्लास्टिक सर्जन समेत 29 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम रोगियों का इलाज करेगी। मकसद ये है कि हम यहाँ के जो यहाँ पे सर्जरीज नहीं हो रही हैं कि वो हम ऑफर कर सके, ताकि जो सर्जरीज 2-3 दिन लगते हैं वो हम यहाँ शिविर के हिसाब से निःशुल्क कर सकें। International plastic surgery team from Germany and Canada, and we're here to help patients with burns and trauma of the face and congenital anomaly. And we traveled here with this great India project to do surgery in Jaipur JNU Hospital for 4 days. And today we've been screening 500 patients and selected the ones that were good for surgery and we can help them and improve their condition. The purpose of this event is to bring together an international group of plastic surgeons from India, from Canada, from the United States, from abroad, all to work together to provide services that maybe aren't routinely available and provide the best care we can for all the patients here in Jaipur. उद्घाटन सत्र के दौरान जेएनयू हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप बख्शी भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो असहाय और जरूरतमंद रोगी धन के अभाव में इलाज नहीं करा पाए, उनके लिए ये कैंप वरदान साबित होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।